नमस्कार। 3 जून को रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज लगातार विवादों से घिरी हुई है। पूरे के पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक भी हम उनको कह सकते हैं अजयदीप लाठर साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ वो फिल्म से जुड़े हुए पहलू हैं, क्या कुछ इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, उन तमाम पहलुओं पर बारीकी चर्चा करेंगे। लाठर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बिंदास हरियाणा के दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं इस चर्चा के लिए। लाठर साहब, जैसा कि लगातार जब से फिल्म रिलीज हुई है, कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध प्रदर्शन या फिर आपत्ति करें या सोशल मीडिया की बात करें, अलग अलग तरह की चर्चाएं लगातार हैं कि कहीं ना कहीं इसमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। पृथ्वीराज चौहान की बात करें, उनको आखिरी शासक बताना, या फिर उन्होंने कहा मोहम्मद गोरी का कत्ल उन्होंने किया जबकि वो पहले ही मर चुके। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए नैन साहब, 3 जून को ये फिल्म रिलीज हुई और कुछ दोस्तों ने इस फिल्म को देखा और उसके बाद 3 जून से ही लगातार उनके मेरे पास फ़ोन लगातार बज रहे थे और वो बता रहे थे कि कुछ चीज़ें फिल्म में गलत तरीके से प्रेजेंट की गई हैं। अब अगर हम देखें, इसलिए फिर मेरे को लगा कि क्या क्या गलत दिखाया गया है, वो देखने के लिए कल मैंने इस फिल्म को देखा। और मैंने फिल्म को देखा तो मैंने सबसे मतलब एक मुझे जो परेशान करने वाली जो चीज़ रही, लगा कि इतिहास से कितना ज़्यादा मतलब छेड़खानी की गई है। इसमें अगर हम अंत में देखें तो दिखाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा, उनकी हत्या की, जबकि सच तो ये है कि पृथ्वीराज चौहान 1192 में वीर गति को प्राप्त हुए। मोहम्मद गोरी का जो निधन था वो 1206 में हुआ। जब मोहम्मद गोरी का निधन 1206 में हुआ और ये 1192 में जा चुके हैं, 14 साल का अंतर है उनके दोनों की मृत्यु में, तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को कैसे मारा? ये एक बड़ा सवाल है। इतिहास की किताबों में दर्ज चीजें देखें, इतिहासकारों के अलग अलग मत देखें, तो उनमें यही बताया गया है कि सम्राट पृथ्वीराज का जो शासन रहा वो 1192 तक रहा और उसके बाद मोहम्मद गोरी 1206 में उनकी मौत हुई। हाँ, उनकी मौत को लेके इतिहासकारों के 2 अलग अलग तर्क हैं। काफी इतिहासकार मानते हैं कि उनकी हत्या जब वो लौट रहे थे तो रामलाल खोखर ने उनका सिर कलम किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गोरी की हत्या कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने की। हालांकि इस चीज के 2 प्रमाण ये हैं कि उनकी हत्या की तारीख भी इतिहास में दर्ज है और उनको दफनाने की तारीख भी दर्ज है। उस समय वाहन नहीं थे तो यह संभव है कि उनको दफनाने के लिए उनकी हत्या हुई है कहीं लाहौर के आसपास और उनको दफनाने के लिए लेके गए होंगे उनके इलाके में, अफगानिस्तान में या गजनी में, जहाँ भी उनको लेके गए हैं, तो वहाँ वो दोनों तारीखों में काफ़ी अंतर है। इसलिए हत्या के बाद उनको दफनाया गया, ये तय है। हत्या उनकी या तो रामलाल जाट ने की है, रामलाल खोखर, काफ़ी जगह उनका नाम बिल्कुल स्पष्ट रामलाल खोखर लिखा हुआ है, जबकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि जब वो वापस लौट रहे थे तो खोखर गोत्र के जाटों ने उनकी हत्या की। तो ये मत उसमें स्पष्ट है इतिहास की अगर हम बात करें तो। लाठर साहब, जैसा आपने बताया कि जो सम्राट, जो पृथ्वीराज 14 साल पहले जिनका निधन हो चुका है, 14 साल पहले जिनकी मौत हो चुकी है, आखिर वो मोहम्मद गोरी को कैसे मार सकते हैं? अब आपने ठीक वाजिब सवाल उठाया। आपने कहीं ना कहीं पूरा इतिहास बताया कि किसने किसकी कब हत्या की और कहाँ दफनाया गया। लेकिन वहीं अगर लाठर साहब हम फिल्म जब बनती है, कहीं ना कहीं आमतौर पे सुनने में आता है कि जब स्क्रिप्ट बनाई जाती है फिल्म की, प्रोड्यूसर उसको चेक करता है, कहीं ना कहीं फिल्माया जाता है, तो सारे तथ्यों को, सारी चीज़ों को, इतिहास को खंगोल कर कहीं ना कहीं इस पर काम किया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये त्रुटियां जानबूझकर की गई हैं या फिर कहीं ना कहीं इसमें स्क्रिप्ट राइटर जिन्होंने भी ये फिल्म कहीं ना कहीं इसमें लेखनी का काम किया, कहीं ना कहीं कुछ चूक रही है? देखिए, जब हम हरियाणा बोर्ड की कक्षाओं में स्कूल में पढ़े थे तो हरियाणा बोर्ड की जो किताबें थी, 7वीं कक्षा की किताब में हमने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी को पढ़ा था।
चैप्टर, उसमें बाकायदा एक पाठ था, एक अध्याय था, उसमें हमने पढ़ा था। उसके अंदर स्पष्ट लिखा था कि जो आज हरियाणा में मौजूदा तरावड़ी है, वहां इनके बीच में युद्ध हुए थे और यहीं से उनको बंदी बना के अफगानिस्तान लेके जाया गया था, करनाल के पास तरावड़ी। और जब हमने ये सब इतिहास पढ़ा है और ये फिल्म देखने के बाद मैंने कुछ इतिहास के प्रोफेसरों से भी बात की है, उसके अलावा कुछ किताबें भी मैंने देखी हैं कि किसके बारे में क्या लिखा है, तो मैं लगातार उस अध्ययन के बाद कम से कम मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि फिल्म को इतिहास के ऊपर अगर आप बना रहे हैं तो इतिहास की सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। अगर आप इतिहास की सही जानकारी दर्शकों तक नहीं दे सकते तो आप इतिहास से छेड़छाड़ करने का भी किसी फिल्म निर्माता को या स्क्रिप्ट राइटर को कोई अधिकार नहीं है। फिर आप मसाला फिल्म बनाइए ना, आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, मसाला फिल्म बनाइए, आप अपने दर्शकों को दिखाइए, आप मसाला परोसिए, पैसा कमाइए। लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके और पैसा कमाना या इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके फिर उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी खड़ी करना, विवाद में आना, ताकि उसकी चर्चाएं हो, लोगों के बीच एक कौतूहल बने कि ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है, और उसके बाद लोग अपने घर से निकल के सिनेमा हॉल तक जाएं, मल्टीप्लेक्स तक जाएं। ये कतई सिनेमा जगत को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। उन्हें अगर इतिहास का कोई भी टॉपिक छेड़ना है तो वो इतिहास को, जो इतिहास है वो दिखाएं, सच दिखाएं, चाहे उसमें किसी की विजय हुई है, किसी की हार हुई है। लेकिन इतिहास को गलत तरीके से दिखाना और एक कंट्रोवर्सी समाज में खड़ी करना, ये सरासर गलत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने वाजिब सवाल उठाया कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना कहीं न कहीं वाकई गलत है, और कहीं न कहीं जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो देख के कहीं न कहीं उस चीज़ को अलग तरीके से सीखेगी। जो इतिहास रहा ही नहीं उसको एक अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। और जहाँ तक विवादों की आपने बात की, कंट्रोवर्सी की बात की, चाहे फिल्म पद्मावत की बात करें या फिर सम्राट पृथ्वीराज की बात करें, तमाम इस तरह की फिल्में हैं जो समय समय पर विवादों में घिरी रहती है। वहीं डॉक्टर साहब कहीं न कहीं इस फिल्म में दिखाया गया, जैसा हमने देखा, ट्रेलर भी देखा और सब लोगों ने देखा और लगातार इसके बारे में लिख भी रहे हैं कि इसमें दिखाया गया कि आखिरी जो हिंदू शासक था वो कहीं न कहीं पृथ्वीराज चौहान को दिखाया गया है, लेकिन आखिरी शासक तो विक्रमादित्य थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? फिल्म के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उसके बाद फिल्म खत्म होती है और उसमें बाकायदा एक स्क्रीन पे एक फुल बैनर आता है और पीछे से जो आवाज आती है उसमें बाकायदा कहा जाता है और लिखा हुआ भी दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक थे। उसके बाद चाहे मुगलों ने शासन किया, चाहे अंग्रेजों ने शासन किया, और कि उसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ। लोगों की, देश के लोगों के संघर्ष के बदौलत देश आजाद हुआ। लेकिन अगर हम इन चीजों के अलावा दूसरी चीजों को देखें तो आखिरी हिंदू सम्राट हेमू थे, इतिहास में भी दर्ज है। इसके बारे में साल 2017 में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े संगठनों ने, आरएसएस के भी उसमें पदाधिकारी थे, दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह जो कार्यक्रम था यह 7 अक्टूबर 2017 को हुआ था। 7 अक्टूबर को करने की वजह यह थी कि आरएसएस के लोगों का मानना है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का मानना था कि 7 अक्टूबर 1556 को हेमू को दिल्ली के पुराने किले में, प्रगति मैदान के पास जो पुराना किला है, उस पुराने किले में हेमू का राज्याभिषेक किया गया। उस राज्याभिषेक के बाद उनका नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से वो जाने गए और वो आखिरी ऐसे हिंदू सम्राट थे जिन्होंने राज किया। अब जब 1192 में सम्राट विक्रमादित्य वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और अगर 1556 में हेमू राजा बनते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य, तो उसमें आप देखेंगे कि कौन आखिरी शासक हुआ, कौन आखिरी हिंदू शासक हुआ। हेमू के बारे में भी उल्लेख है कि उन्होंने अपने जीवन में 22 लड़ाइयां लड़ी और उन 22 में से उन्होंने कोई भी नहीं हारी, उन्होंने सभी लड़ाइयां जीती। और हेमू का मैं थोड़ा सा आपको परिचय दूं,
जो इतिहासकारों का मत है, हेमू का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था, एक पुरोहित परिवार में हुआ था। वो अल्पायु में ही 17 साल की उम्र में ही उन्होंने व्यवसाय संभाल लिया था, और वो ईरान इराक से भी उस समय बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। और मतलब वो एक, अगर कोई किशोर अवस्था में किसी ने अगर वो काम संभाल लिया है, कारोबार को संभाल लिया है, तो उसका तर्क में कहीं ना कहीं, ये कोई मेरी लिखी हुई नहीं है, या मैं उस समय में जिंदा नहीं था। हम बात करते हैं, हम किताबों पे बात करते हैं, इतिहासकारों द्वारा लिखी गई बातों पे बात करते हैं, या फिर जो समाज में चिंतक वर्ग है वो जब इन गंभीर विषयों को उठाकर इनके बारे में चर्चा करते हैं तो हम वहां से चीजों को लेते हैं। तो यह कहना सरासर गलत है फिल्म निर्माता का, फिल्म बनाने वालों का, कि सम्राट पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक थे। ये एकदम गलत है। आखिरी हिंदू शासक थे तो वो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। बिल्कुल लाट साहब, वहीं हम लगातार कहने की इस फिल्म पर हिंदुत्व को लेकर काफी फोकस किया गया, जैसा कि शुरू से लेके एंड तक दिखाते भी हैं। जहां आपने बताया कि जब फिल्म की एंड प्लेट आती है तो उसमें भी साफ साफ यही चीज लिखी गई। लेकिन वहीं जहां हिंदू संस्कृति की बात करें, हिंदू कल्चर की बात करें, तो इसमें फिल्म में कहीं ना कहीं एक चीज और दिखी जो हम इंटरव्यू से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आपने विस्तार से मुझे बताया, और मुझे लगा कि आपका इंटरव्यू उस पर करना चाहिए ताकि जो देखने वाले हमारे दर्शक उनको सबको कहीं ना कहीं बात सामने आए, उनके समझ में आए चीज़ों को लेकर, गलत कहीं ना कहीं से जो फैक्ट दिखाए गए उन पर दुरुस्त हो वो चीज़ें। इसमें दिखाया गया कि जिस प्रकार भाई बहन की शादी होना, उस तरह की चीज़ों को, यानी कि चाचा भतीजी की शादी होना, वो चीज़ें तो कहीं ना कहीं थी ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई लड़का नहीं था, इसलिए उनको गद्दी पे बैठा दिया गया था। लेकिन इन चीज़ों के साथ जिस पर की छेड़छाड़ की गई, उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये मैं इसमें थोड़ा सा आपको दुरुस्त करूं। ज़्यादातर इतिहासकारों ने इस बात को लिखा है कि पृथ्वीराज की शादी संयोगिता के साथ हुई थी। मूवी में भी ऐसे ही दिखाया गया है, फिल्म में भी सेम चीज दिखाई है कि संयोगिता के साथ पृथ्वीराज की शादी हुई। लेकिन यहाँ मैं इस चीज पे सवाल खड़ा करता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं ये चीज गलत दिखाई गई है। जहां तक हिंदू धर्म की बात है, हिंदू धर्म में भाई बहन या चाचा भतीजी की शादी को कोई मान्यता नहीं है। खून के रिश्तों में हिंदू धर्म में शादी नहीं होती। अगर हम देखें, जो तोमर वंश का जो शासन था दिल्ली के ऊपर, उनकी 2 बेटियां थी। उनकी एक बेटी पृथ्वीराज की माँ थी, उनकी दूसरी बेटी जो अपना जयचंद थे, कन्नौज के राजा, उनकी पत्नी थी। जयचंद का जिक्र अक्सर होता है कि उन्होंने पृथ्वीराज को धोखा दिया। ठीक है, दिया होगा, लेकिन अगर देखें बिल्कुल। तो अगर देखें तो जयचंद और पृथ्वीराज आपस में दोनों भाई हुए, मौसी के बेटे हुए उस रिश्ते में। संयोगिता जो थी वो जयचंद की पुत्री थी। जब पृथ्वीराज अपनी भतीजी से कैसे शादी कर सकते हैं, या उन्होंने मतलब शादी की तो क्यों की, जबकि उनके तो कई रानियां पहले से थी। और पृथ्वीराज का शासन जो था वो, उनकी उम्र 25-26 साल की रही, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हाँ, कम उम्र में वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन उनका जो शासन था वो वाकई अद्भुत लिखा गया है। लेकिन ये एक चीज ये इतिहास में भी दर्ज है और फिल्म में भी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का ये इल्म है मुझे कि जब हिंदू धर्म में इस तरह की शादियां वर्जित हैं, सनातन धर्म के अनुसार इस तरह की शादियां वर्जित हैं, तो फिर ये अगर हुई भी होगी तो ये फिल्म में उनको नहीं दिखानी चाहिए थी। और हालांकि अब तो लाटर साहब को खराब करने वाली चीज है, ये नहीं दिखानी चाहिए थी। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका कि जो आर्य समाज के तहत जो शादी होती है उसकी मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी है उस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा। हालांकि वो टिप्पणी केवल इस चीज के ऊपर है कि कई बार है ना, बच्चे बहक के घरों से भाग के आर्य समाज मंदिरों में जाके शादियां कर लेते थे, और आर्य समाज मंदिर उनको एक शादी करने का प्रमाण पत्र जारी कर देते थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है कि भैया तुम कैसे जारी कर सकते हो। यानी या तुम शादी कोर्ट में हो, या जिला मजिस्ट्रेट के पास हो, या जो भी जिस जिले में मैरिज के लिए अधिकारी तैनात किया गया है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सिस्टम है, तो उसके हिसाब से उनके सामने हो। और या फिर जो आपकी सामाजिक परंपरा है, या हिंदू विवाह अधिनियम है, या सिखों में जैसे आनंद कारज है, मतलब
या मुस्लिम हैं तो निकाह है, या आप पादरी ईसाई हैं तो आपको अपनी चर्च में करनी है। मतलब कहने का ये है कि जो भी आपकी परंपरा या तो उसके हिसाब से हो, उस रीति रिवाज से हो, और या फिर आपकी कोर्ट में एक कानूनी प्रक्रिया के तहत तो कोर्ट में हो, या जिला मजिस्ट्रेट या जो भी मतलब सक्षम अधिकारी है, जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लट साहब, वही हम लगातार फिल्म की बात कर रहे थे, अंतिम में आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहीं ना कहीं कहना चाहोगे फिल्मों को लेकर? लगातार अब तो कोरोना के बाद जो है वो सिनेमा हॉल्स भी खुल चुके हैं, लगातार लोग देखने भी जा रहे हैं। खासकर OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो बहुत सारी कोविड के दौरान जो है बहुत सारे लोगों को काम करने का मौका मिला, बहुत सारी वेब सीरीज आई, तो पूरे के पूरे जो बच्चे जिस प्रकार की चीजें देखते हैं उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, OTT बगैर सेंसर किया हुआ मसाला है। OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी है, माता पिता को ध्यान रखना होगा कि बच्चे OTT पे क्या देख रहे हैं। जो चीजें बच्चों के देखने लायक नहीं है, बच्चों को केवल आप OTT पे वही दिखाइए जो 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। उससे ऊपर की चीजें आप या तो ब्लॉक कर दीजिए या कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि बच्चे उन चीजों को ना देखें, वरना समाज का पतन निश्चित है। रही बात OTT के चलने की, ये सच है कि जब कोरोना काल था 2 साल, तो OTT ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। लेकिन अब जैसे ही कोरोना की जो पाबंदियां थी वो ख़त्म हुई, और उसके बाद अगर पिछले कुछ समय के दौरान हम देखें, मल्टीप्लेक्स खुले हैं, सिनेमाघर खुले हैं, तो उसमें पुष्पा आई है, RR आई है, और आपका KGF 2 आई है। मतलब कई ऐसी बड़ी फिल्में आई हैं जो ब्लॉकबस्टर रही हैं, जिनका आज भी वो मल्टीप्लेक्स पे लगी हुई हैं और लगातार बढ़िया कमाई कर रही हैं। कुछ हॉलीवुड फिल्में भी आई, मार्वल सीरीज की भी आई है। तो वो देखिए, ये पूरा नहीं कह सकते कि अभी हिंदुस्तान के दर्शकों का या फिल्म प्रेमियों का रुझान सिनेमा से घटा है। वो रुझान है, वो अपनी जगह, और दोबारा से लोग अपने घर से निकल के सिनेमा तक जाके एक फिल्म देखकर आ रहे हैं। तो भविष्य अभी मुझे लगता है कि फिल्मों का भविष्य अभी ठीक है, लेकिन कंटेंट की जरूरत है। कंटेंट ऐसा हो जो समाज में किसी तरह का बिखराव ना करे, समाज में किसी तरह का विघटन ना करे, इतिहास के साथ छेड़खानी ना हो। जब आपको पैसे कमाने के लिए अगर फिल्म बना रहे हैं तो फिर उसमें मसाला डालिए और कुछ डालिए, कम से कम इतिहास को मत तरोड़िए मरोड़िए। शुक्रिया लाठर साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजयदीप लाठर, जिन्होंने साफ साफ कहीं ना कहीं फिल्म की पूरी समीक्षा हमारे साथ की, और साथ साथ इन्होंने बहुत बड़ा संदेश और फिल्म पर सवाल खड़े करते हुए ये भी बताया है कि जो फिल्मों का कंटेंट है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का हो कि फिल्मों से कहीं ना कहीं समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक जो है जुड़ाव पैदा हो, बिखराव पैदा ना हो। और वहीं कहीं ना कहीं सीधा उन्होंने स्पष्ट कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके माता पिता, उनको भी एक संदेश देने का प्रयास यहाँ लाठर साहब ने किया है कि जो बच्चे हैं आखिर वो मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में क्या कुछ देखते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है पूरे के पूरे मसले पर। और जो ये फिल्म आई है अक्षय कुमार, संजय दत्त और सोनू सूद की, सम्राट पृथ्वीराज, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है, वो भी आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। अगर हमारी चर्चा आपको अच्छी लगी और लगातार इस तरह की खबरों से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।